गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बता दिया था कि मांग के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। अब उसी के आगे हम लोग देखेंगे कि मांग के नियम के क्या अपवाद बताए गए हैं। ठीक है, मांग के नियम की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के रहते मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। उसके बाद मांग का क्या अपवाद है ये आप लिख लेंगे। मांग के नियम के कुछ अपवाद है जिनके विद्यमान रहने पर यह नियम लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल्य के घटने पर भी मांग बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तथा मूल्य के बढ़ने पर भी मांग घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में मांग की रेखा नीचे की ओर दाहिनी तरफ न झुककर नीचे से ऊपर दाहिनी तरफ हो जाती है। तो मांग के नियम के अपवाद को हम लोग एक चित्र के द्वारा समझते हैं। मांग के नियम के अपवाद को हम लोग एक चित्र के द्वारा समझते हैं। हम एक चित्र लेते हैं। देखिए, ये चित्र यहाँ से जाती है इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग y मान लेते हैं और ये हमारा O ओरिजिन बिंदु है और ये x है। जिस तरह हम लोग इस चित्र को बनाते हैं उसी तरह से ये y, x और O ओरिजिन चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु की मांग बढ़ने पर भी वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाती है। देखिए, मात्रा है ना, पहले हम लोग लिखते हैं मांग की मात्रा, मांग की मात्रा, और यहाँ देखते हैं वस्तु का मूल्य। कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने के बाद भी मांग बढ़ती ही चली जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। ये प्राइस बढ़ रहा है। P1 में प्राइस बढ़ा, P2 में प्राइस बढ़ा और P3 में प्राइस बढ़ा। यहाँ हम लोग देखते हैं ये Q1 है क्वांटिटी, ये Q2 क्वांटिटी है और ये Q3 क्वांटिटी है। जब P1 प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी कितनी डिमांड की गई थी? जब P1 प्राइस था तो क्वांटिटी Q1 थी। ठीक है, जब P2 प्राइस हो गया तो क्वांटिटी बढ़कर Q2 के पास आ गई और जब P3 प्राइस हो गया तो ये क्वांटिटी बढ़कर PQ3 में आ गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब P1 था हमारा प्राइस, मतलब प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ था तो क्वांटिटी Q1 थी, पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है हमारी क्वांटिटी, हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है। ये मांग के नियम के अपवाद हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3, जिस तरह से मांग बढ़ रहा है वो हमारे क्वांटिटी को भी बढ़ा रहा है। यहाँ पे हम एक रेखा देखते हैं, ये रेखा यहाँ से आती है। ठीक है, ये रेखा यहाँ से आती है, इस तरह से ये कट ऑफ करके इधर को चली जाएगी। ये कर्व रेखा है। ये कर्व रेखा जो है ये इस पॉइंट को काटनी चाहिए। देखिए, आप ध्यान देंगे, आप स्केल से बनाएंगे इसको तो ये ज़्यादा सही बनेगा। देखिए, ये जो पॉइंट वाली रेखा है, ये चीज़ जो है इसे ये काटते हुए चली जानी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग D बोलते हैं, D। ये जो रेखा है ये पॉइंट से काटते हुए चली जाती है। देखिए, ये इस चीज़ को कटना चाहिए। ये जो P3 और Q1 जो मिल रहा है ये इस चीज़ को काटते हुए चली जाएगी। ये D रेखा है। हम आपको बता देते हैं कि मांग की रेखा DD नीचे की ओर दाहिनी तरफ ना झुककर दाहिनी ओर चली जाती है। देखिए, आपको पता है, पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया। Q जो है वो क्वांटिटी है, Q2 भी क्वांटिटी और Q3 भी क्वांटिटी है। जब प्राइस P1 है तो क्वांटिटी Q1 हो गया, जब प्राइस P2 है तो क्वांटिटी Q2 हो गया और जब प्राइस P3 है तो क्वांटिटी Q3 हो गया। ठीक है, ये मांग की रेखा है। चित्र में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस चित्र में OX रेखा पर मांग की मात्रा तथा OY रेखा पर वस्तु के मूल्य को दिखाया गया है। जिस तरह से हमने लिख दिया है, OX रेखा मांग की मात्रा है और OY रेखा वस्तु का मूल्य है।
जब वस्तु का मूल्य OP होता है तो मांग की रेखा OQ होती है। ठीक है, जब वस्तु का मूल्य OP है तो मांग क्या है, OQ है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, बढ़ते हुए दिखाना है। लेकिन जब मूल्य OP से घटकर OP1 हो जाता है तो मांग की मात्रा बढ़ने के बजाय OQ हो जाती है। देखिए OQ से घटकर क्या हो गई, OQ1 हो जाती है। इसी प्रकार जब मूल्य OP से बढ़कर OP2 हो जाता है तो मांग की मात्रा घटने के बजाय OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती है। फिर से लिख लें, हम फिर से बोल दे रहे एक बार। इस चित्र में OX रेखा पर मांग की मात्रा तथा OY रेखा पर वस्तु के मूल्य को दिखाया गया है। जब वस्तु का मूल्य OP है तो मांग की मात्रा OQ है, लेकिन जब मूल्य OP से घटकर OP1 हो जाता है तो मांग की मात्रा बढ़ने के बजाय OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। इसी प्रकार जब मूल्य OP से बढ़कर OP2 हो जाता है तो मांग की मात्रा घटने के बजाय OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती है। इसलिए मांग की रेखा जो DD है, DD नीचे की ओर दाहिनी तरफ ना झुककर नीचे से ऊपर दाहिनी ओर चली जाती है, नीचे से ऊपर दाहिनी ओर चली जाती है। इस प्रकार की मांग की रेखा को अपवाद स्वरूप मांग की रेखा कहा जाता है। यह अपवाद स्वरूप मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर निम्नलिखित परिस्थितियों में जाती है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जाती है, जिसे हम मांग के नियम का अपवाद भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या अपवाद शामिल किए गए हैं ये देखते हैं हम। ये मांग के नियम के अपवाद चित्र द्वारा मैंने दर्शा दिया आपको। अब इसका जो कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। भविष्य में पहला देखते हैं, ये चित्र को रहने देते हैं यहीं पे। सबसे 1 नंबर देखते हैं, भविष्य में मूल्य परिवर्तन, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। ठीक है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। यदि ऐसी आशंका हो तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। जो अभी पहले मैंने आपको बता चुका है कि ये बता चुकी मैंने कि आपको किस किस नियम, क्या क्या सीमाएं हैं, उसी तरह से इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भविष्य में भी अगर ऐसी आशंका हो कि मूल्य बढ़ सकता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मांग का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। बात से ही क्लियर है कि जीवन के लिए जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उसमें मांग का नियम लागू नहीं होगा। कैसे लागू कर सकते हैं हम, अगर जो आवश्यक वस्तुएं हैं हमारे लिए उनका दाम बढ़े या घटे हमें उससे कोई मतलब नहीं, जितनी मात्रा में हमें वो चाहिए उतनी मात्रा में हम लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, मान लीजिए नमक का दाम, चावल का दाम, गेहूं का दाम आदि के संबंध में मांग का नियम लागू होगा। मान लीजिए गेहूं का दाम बढ़ गया तो अगर हम लोग गेहूं नहीं लेंगे तो क्या खाएंगे। मान लीजिए नमक का दाम बढ़ गया तो नमक का दाम बढ़े या घटे उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मात्रा में हमें नमक चाहिए उतनी मात्रा में हम इसे लेंगे ही। इसलिए जीवन के लिए जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उसमें मांग के नियम को लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा हम देख लेते हैं, शादी ब्याह या कोई त्योहार। शादी ब्याह या अन्य त्योहारों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
ठीक है। अगर शादी है लागू नहीं होगा, या कोई त्योहार है तो दाम बढ़ने या घटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो काम करना ही पड़ेगा। मान लो कितना भी दाम बढ़ गया, परंतु हमें वो चीज़ चाहिए तो हमें तो उसे लेनी ही पड़ेगी। चौथा हो जाएगा आदत की वस्तुओं के संबंध में, अगर किसी की आदत है किसी चीज़ को लेने की, उसका दाम बढ़े या घटे हमें उसको काम करना ही पड़ेगा। आदत की वस्तुओं के संबंध में भी ये नियम लागू नहीं होगा। और पांचवा हम देख लेते हैं विज्ञापन के प्रभाव। विज्ञापन के प्रभाव, विज्ञापन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। लोग विज्ञापन देखकर बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं। अब अगर विज्ञापन में कोई ऐसी वस्तुएं दिखाई जा रही है जिनका मूल्य बहुत अधिक है तो भी लोग उस वस्तु का डिमांड करते हैं, इसलिए विज्ञापन वाली वस्तुओं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इस तरह से हम देख लिए मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हैं और आगे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।